हमारे टैक्स पे पलते हुए आपने मुल्क को तबाह कर दिया। आपको शर्म नहीं आ रही? क्या पाकिस्तान को छोड़ना ही आखिरी सोल्यूशन रह गया है? जो नंबर्स मेरे सामने आ रहे हैं, मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि कितनी तेज़ी से जो पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान को छोड़ कर जा रहे हैं। 2022 में हमने देखा था तकरीबन 8.9 लाख के करीब पाकिस्तानी चले गए पाकिस्तान को छोड़कर, सोशो इकनॉमिक कंडीशंस की वजह से जो बुरे हालात हैं। और 2023 में ये नंबर 1 मिलियन के करीब पहुंच गया। और एक और हमारे पास फिगर आई कि ये पिछले ये जो 2023 का साल गुजरा है, इसमें इतने ज़्यादा लोग यूके में गए हैं पाकिस्तान से कि पिछले 50 सालों में इतने लोग यूके की तरफ नहीं गए। और अभी आप ये अंदाज़ा लगा लें कि यूरोप अभी डिक्लाइन की तरफ है। यूके इज़ नॉट इन आइडियल शेप, ये हम सबको पता है कि वहाँ पर कोई इतने अच्छे हालात नहीं है रशिया यूक्रेन जंग की वजह से। ये वो वाला यूके नहीं है जो 90s और 80s वाला यूके था। और अब देखें कि क्या हालात हैं कि लोग बस पाकिस्तान से निकलना चाहते हैं। और पिछले 2 सालों से तो किसी को ये मेरे से कोई भी डिसएग्री नहीं करेगा कि पिछले 2 सालों में तो ये आवाज़ बहुत ज़्यादा बढ़ी है कि जी पाकिस्तान को छोड़कर चले जाओ, पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा। आप जिस स्टूडेंट से भी मिलो, आप चाहे लोअर रैंक यूनिवर्सिटी से मिलो या किसी महंगी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से मिलो, वो उनकी ज़बान पे एक ही बात होती है बच्चों के कि जी पाकिस्तान में क्या रखा है बाहर जाना ही सलूशन है। और आप देखें ये फिर सोशो इकनॉमिक जो स्ट्रक्चर है आपका किस तरह शेप अप होता है। फिर वो रिश्ते भी उसी तरह के देखे जाते हैं कि लड़का बाहर सेटल हो, बाहर रहता हो, भावें जो मर्ज़ी बाहर चाहे ड्रग्स भी बेचता हो, लेकिन वो ये प्रेफर करते हैं कि जी अगर रिश्ता है तो जी बाहर वाले का रिश्ता किया जाए अपनी बेटी का। तो ये हालत हो चुकी है कि पाकिस्तान में कोई रहना ही नहीं चाहता। इतने बुरे हालात कर दिए पिछले 2 साल में। और नंबर्स हमारे सामने हैं क्योंकि हमारी इकॉनमी का जो ग्रोथ रेट है वो 1% के करीब है। अब इतनी बड़ी पॉपुलेशन 1% से अगर ग्रो करे तो वहाँ पर इसका सीधा साधा मतलब है इकॉनमी का पहिया नहीं चल रहा। और दूसरी अगर हम बात करें, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, तो जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही। यहाँ पे डिफरेंट जो ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं डिफरेंट फील्ड से, उनके लिए जॉब्स ही नहीं हैं। आप देख लें इंजीनियर्स हों, डॉक्टर्स हों, ये अच्छे प्रोफेशंस हैं, ये महंगी डिग्रियों वाले लोग हैं, आर्टिस्ट हों, ये जॉब्स नहीं हासिल कर पा रहे। एक छोटा सा तबका है फ्रीलांसिंग जो IT सेक्टर से जो मुंसलिक हैं, वो आप कह सकते हैं कि बहुत थोड़ी रेशो है जो कि घर बैठ के पैसे कमा लेती है या जिनको जॉब्स मिल जाती हैं वो अपनी सर्विसेज दे देते हैं, वो डॉलर्स में कमा भी लेते हैं, जो अपनी सर्विसेज बेसिकली बाहर के लोगों को देते हैं। और बाहर के लोगों को वो सर्विसेज सस्ती पड़ती हैं, तो वो हमारे बच्चे वहाँ से कुछ थोड़ा बहुत पैसे कमा लेते हैं, लेकिन वो बहुत थोड़े बच्चे हैं। और फिर वो अलग मसला है जो कितने ज़्यादा बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, 2.5 करोड़ बच्चा। तो इस सिचुएशन में आप मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हैं? हाफिज़ नईमुर रहमान, ये जो जमात इस्लामी के अब नए अमीर बने हैं, उन्होंने वो तकरीबन रो पड़े थे ये बात करते हुए कि यार आप मुल्क को किस तरफ लेकर जा रहे हो। ये जब इलेक्शन में धांधली का वाक़या सामने आया था, उन्होंने कहा था कि यार हम बच्चों को एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं, लेकिन हमारी जो पॉलिसीज़ हैं वो ख़ुद बच्चों को बंदूक उठाने पर मजबूर कर रही हैं, वो बच्चों को डाकू बना रही हैं, वो किलर्स बना रही हैं। क्योंकि यार कुछ राय नहीं है इस मुल्क में। ये किसने क्यों नहीं सोचा कि हम किस तरफ निकल गए? आप देखें ना, ये सोशो इकनॉमिक स्ट्रक्चर की जो तबाही हुई है पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान के अंदर, कि आप देखें कि पहले एक आवाज़ 2018 में एक कैंपेन चली थी कि जी लोग पाकिस्तान आ रहे हैं, दुनिया भर के कंट्रीज़ छोड़कर, अपनी शहरियतों को छोड़कर पाकिस्तान आ रहे हैं। और अब ये आवाज़ है कि भाई पाकिस्तान में क्या रखा है, पाकिस्तान ने हमें क्या दिया है। पाकिस्तान ये एक फेलियर है स्टेट का, जो स्टेट समझ ही नहीं रही। स्टेट इस सिचुएशन की जो तबाही है उसको समझ ही नहीं रही कि स्टेट ने खुद क्या किया है। जो और स्पेशली पिछले 2 सालों में जो स्टेट ने कानून की धज्जियाँ उड़ाई हैं, उसकी वजह से इनको अंदाज़ा भी नहीं है कि इन्होंने कितना ज़्यादा मुल्क का नुकसान किया है। कि जब आपने बड़े आप कह लें कि यहाँ पर डेफिनेटली हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स नहीं माने गए, तो उसकी वजह से क्या होता है कि फिर जब इन्वेस्टर बाहर का देख रहा होता है ना, वो कहता है कि यार इस मुल्क में तो एक इलेक्टोरल प्रोसेस की कदर नहीं है, तो फिर मेरी इन्वेस्टमेंट कैसे यहाँ पे सिक्योर होगी। जिस मुल्क में लीगल स्ट्रक्चर वही महफूज नहीं है, वहाँ पे कैसे कोई इन्वेस्टमेंट करेगा? क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट भी कोई करता है, कोई डील होती है, तो वो किसी लीगल फ्रेमवर्क के तहत होती है ना।
तो पाकिस्तान में तो कानून की ऐसी धज्जियाँ उड़ाई गई हैं कि बाहर के लोगों ने देखा है, इन्वेस्टर्स ने देखा है, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने देखा है कि जिस तरह यहाँ कानून को पामाल किया गया, तो जो हम पैसा स्पेंड करेंगे किसी प्रोजेक्ट में, क्या इसमें सेफ्टी है? अगर हमारे साथ धोखा हो जाता है तो कौन हमारी प्रोटेक्शन के लिए आएगा? अगर कोई जज ऑर्डर दे भी देता है कि यार इस बंदे के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, तो क्या उसको इंसाफ मिलेगा उस बंदे को जिसका पैसा डूबा होगा? तो इस वजह से आपका पूरा स्ट्रक्चर तबाह हो रहा है। आपकी सबसे पहले तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो ड्राई हो रही है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट ड्राई होने से क्या हो रहा है, आपके मुल्क में कोई डॉलर्स नहीं बचे। आप इधर उधर IMF से मांग रहे हैं, इधर से मांग रहे हैं, उधर से मांग रहे हैं। आप लिटरली आप तुक्के से चल रहे हैं, आप धक्के से चल रहे हैं। इस वक्त आपकी सिचुएशन इतनी ख़तरनाक हो चुकी है कि आपको आइडिया ही नहीं है कि आप क्या कर चुके हैं मुल्क के साथ। और ये जो एक नैरेटिव बना हुआ है इस वक्त, क्या ये स्टेट ऑफिशियल्स के लिए बड़े फ़ख्र की बात है, या ये उनके लिए सोचने वाली बात नहीं है कि इन्होंने मुल्क को किस जगह पर ला के खड़ा कर दिया है कि जहाँ पर ये इनके अपने बच्चे कह रहे हैं कि यार इस मुल्क में कुछ नहीं रखा। क्या रखा है यार इस मुल्क में? एक चीज़ बच गई थी, रियल इस्टेट सेक्टर, जो स्टेट जिसमें ख़ुद भी बड़ी इन्वॉल्व है। अब वो सेक्टर भी अब हमें सुनने में आ रहा है कि बहुत सी सोसाइटीज़ डूब रही हैं क्योंकि लोगों के पास नहीं रही परचेजिंग पावर महंगे महंगे प्लॉट्स ख़रीदने की, महंगी महंगी जगहों पर। मतलब एक पहली बात तो ये है कि इसका नुकसान ये होता है कि आपकी एग्रीकल्चर लैंड को ये ख़त्म कर रहे हैं, पूरा सीमेंट और कंक्रीट लगा के, या आपकी पूरा माहौल को भी ख़राब कर रहे हैं। तो ये उससे थोड़े बहुत पैसे बना लेते थे लोग, प्लॉटों के लिए फाइलें ख़रीद लेते थे, तो अब वो भी दबड़दूस हो गया। कई प्रोजेक्ट्स आपको फेल होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये आखिरी एक चीज़ थी जो बची थी एलीट के पास के, अब वो भी नहीं रही। अब एलीट के बच्चे भी कह रहे हैं कि भाई हम क्या करें इधर, क्योंकि एलीट के बच्चों ने जो इन्वेस्टमेंट वगैरह की हुई थी रियल इस्टेट सेक्टर में, वो भी डूब चुकी है। तो आपका गरीब बच्चा, मिडिल क्लास बच्चा, एलीट बच्चा, वो सारे इस वक्त मुल्क भागने को तैयार खड़े हैं। और अफसोसनाक बात यह है कि यहाँ पर अब सबसे जो बुरी चीज़ होती है कि गरीब का बच्चा रुल जाता है, या मिडिल क्लास का। अब जितना डॉलर आपका ऊपर गया है और रुपया डी वैल्यू हुआ है, उसकी वजह से आपको कोई आइडिया है कि कितना मुश्किल हो गया एक मिडिल क्लास बंदे के लिए बाहर जाना। अमीर तो जो उसकी जनरेशनल वेल्थ है, जो एक ज़मीन का टुकड़ा वो बेचेगा जो उसके पास पड़ा होगा बाप दादा का, वो तो चला जाएगा किसी ना किसी तरीके से 50-60 लाख 70 लाख रुपए जमा करके। अब तो वो चीज़ें एक करोड़ के करीब पहुंच गई हैं। जो आज से 10 साल पहले 10-10 20-20 लाख का प्रोसेस होता था, वो करोड़ के करीब पहुंच गया, क्योंकि आपकी करेंसी बहुत ज़्यादा डीवैल्यू कर चुकी है। तो अमीर बंदा तो अभी भी वो अपने 1-2 जी एसेट्स बेच के चला जाएगा, गरीब कहाँ जाएगा? वो डंकी लगाएगा, वो ज़िंदगी की बाजी लगाएगा, वो ज़िंदगी पर एक जुआ खेलेगा अपनी कि मैंने बाहर जाना है। जिस तरह आपने देखा कि जो ग्रीस के पानियों में किस तरह पाकिस्तानी जो लोग डूबे थे, उनकी कश्ती डूब गई थी, वो बेचारे डंकी लगा रहे थे, वो बचा के निकलने की कोशिश कर रहे थे इलीगल तरीके से यूरोप। तो गरीब के पास सिर्फ ये रास्ता बचा है और अमीर जा सकता है बाहर। ये भी कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी है कि जिसके पास पैसा है वो जा सकता है, जिसके पास नहीं है वो नहीं जा सकता। जिसके पास पैसा नहीं है वो यहाँ पे गलता सड़ता रहेगा, वो यहाँ पे बदतरीन कानून का उसको सामना करना पड़ेगा, हॉस्टाइल पुलिस का सामना करना पड़ेगा जो उसकी बात नहीं सुनती पैसे लिए बगैर, हॉस्टाइल कानून का सामना करना पड़ेगा, हॉस्टाइल एनवायरनमेंट का सामना करना पड़ेगा। तो वो फिर कहाँ जाएगा? क्या स्टेट ने नहीं सोचा कि जो स्टेट एक रियासत होती है वो लोगों से मिलकर बनती है, हर फ़र्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा, जो अल्लामा इकबाल ने कहा था। तो हमने एक फ़र्द पर क्यों नहीं तवज्जो दी कि यार उसको भी एम्पावर करना है, उसको भी इज़्ज़त देनी है थोड़ी सी। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी आई थी पाकिस्तान में 2021 के एंड पे, उसमें यह था कि जी फ़र्द को ताकतवर बनाना है। वो बड़ी अच्छी बात थी, पॉलिसी की हद तक, पेपर्स की हद तक बहुत अच्छी बात थी। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ पाकिस्तान में उस पॉलिसी के आने के बाद, ये नहीं मैं कह रहा कि उस पॉलिसी की वजह से ख़राबी आई, लेकिन वो हालात ऐसे बने कि उसके बाद जो कुछ हुआ तो इंसान ये पूछता है कि यार आपने पॉलिसी में क्या लिखा था और आपने किया क्या प्रैक्टिकलिटी में, पाकिस्तानियों के साथ क्या किया आप लोगों ने? आपने तो रोल के रख दिया उन्हें। आप देखें ना, लोग एमी तो नहीं बदजन हुए, 40% तक आपकी इन्फ्लेशन गई, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन थी। आपका पेट्रोल की प्राइसेस डबल हुई, आपका
डबल ऊपर गया, रुपया बहुत नीचे गिरा, 70-80% तक रुपए में गिरावट देखने को मिली। पेट्रोल इतना महंगा हो गया, बिजली, अच्छा बिजली को अब देख लें, बिजली इतनी ज़्यादा महंगी होगी कि यार आम बंदा अफोर्ड ही नहीं कर सकता। हम पर्सनली उन लोगों को जानते हैं जो बेचारे ये होते हैं, हाउस वर्कर्स होते हैं या ऑफिस बॉयज़ होते हैं, ये 2 जॉबें करके भी बमुश्किल 40,000 रुपया कमाते हैं और उसमें से 20,000 उनको बिजली के बिल आ रहे हैं। बिजली के बिल 20,000, तो वो बाकी मतलब वो जो घर का किराया जिसमें वो रह रहे हैं, अगर वो 15,000 भी हो तो बाकी 5,000 बच रहा है उनके पास। वो क्या अपने बच्चों को एजुकेशन देंगे, वो क्या अपने बच्चों की हेल्थ का ख्याल रखेंगे? अगर उनको कोई एमरजेंसी आ जाती है, उनके माँ बाप बीमार हो जाते हैं, वो किधर जाएंगे? वो लंदन इलाज कराने जाएंगे क्या हमारे हुक्मरानों की तरह? हमारे हुक्मरानों ने तो पूरी गेम सिक्योर की हुई है। लंदन में फ्लैट्स हैं, यहाँ पे उनका एम्पायर है, यहाँ पे बड़े बड़े घर हैं, और जब भी कोई टेंशन हो तो बाहर चले जाओ इलाज करवाने। जब भी कोई पॉलिटिकल, जब ये जो इनकी गेम ऑफ थ्रोन्स है, अगर ये उसमें फंस जाएं तो ये बाहर निकल जाते हैं। लेकिन यार मेरा वही सवाल है, फिर आवाम किधर जाएगी? आम आवाम, ये जो इतने ज़्यादा अमीर लोग अब छोड़ के जा रहे हैं मुल्क, गरीब को हमने बस इसी गंदे सिस्टम के रहमो करम पर छोड़ दिया कि जा पुत्र तू इस गंदे माहौल का सामना कर अपने ओन पर। कैसे करेगा वो? कैसे करेगा? उसको कौन सपोर्ट देगा? उसको सपोर्ट देना काम है रियासत का। रियासत उसका सहारा बने, ऐसे लॉज लाए कि यार उसको भी थोड़ा सा उसको फील हो कि यार हाँ यहाँ पे कोई कानून है, अगर मेरे साथ ज़्यादती होती है मैं पुलिस स्टेशन जाता हूँ, मेरे से रिश्वत नहीं मांगी जाएगी। या दूसरी साइड से पैसे लेके जो आपका SHO वगैरह है वो मेरे ख़िलाफ़ फ़ैसला नहीं देगा, वो मेरे पीछे नहीं पड़ जाएगा कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है और मेरे पे ही चढ़ाई हो रही है। ये क्या हमने मुल्क को लगा दिया, जंग लगा दिया हमने पाकिस्तान के जो इदारे हैं, गवर्नमेंट इदारे, उनको खुली छूट दे दी कि जो मर्ज़ी वो करें, लोगों के साथ जितनी मर्ज़ी ज़्यादती करें। जो आवाम के टैक्स पे पलते हैं जो इदारे, वही आवाम के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। क्या हो रहा है यार पाकिस्तान में? ये तो मुल्क इस तरह ख़त्म हो जाएगा। ये तो बिल्कुल एक राख का ढेर बन जाएगा जिस पर ये लोग हुकूमत करेंगे। ये राख के ढेर पर हुकूमत करने से अच्छा है कि थोड़ा सा लोगों को कर दें पावर, थोड़ा सा इकनॉमिक माहौल बेहतर कर दें, थोड़ा सा कानून की हुक्मरानी यहाँ पे कर दें, थोड़ा सा कानून को मान लें, थोड़ा सा यहाँ पर आइन की इज़्ज़त करना सीख लें। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो आप लोग अपने आप को हमेशा पर्क्स पहुँचाने के चक्करों में लगे रहते हैं कि हमें फ़ायदा हो, बाकी अवाम भाड़ में जाए, तो यार बाकी अवाम का क्या बनेगा? इस तरह तो एक दिन आपकी भी एम्पायर ठुस हो जाएगी, क्योंकि ये हुक्मरानी भी लोगों पे की जाती है ना। तो किस हद तक आप एक गरीब अवाम पर हुक्मरानी करेंगे? ये ख़त्म हो जाएगा ये सिस्टम। ये खुदारा अल्लाह ताला से डरें और अब अपना ही देख लें कि यार आपकी भी फैक्ट्रियाँ, आपकी भी रियल इस्टेट सेक्टर, ये सब कुछ डूब जाएगा जब इसमें काम करने वाले, जब उनमें सकत नहीं रहेगी। और ये जो पूरा सिस्टम है, ये एक इनकलाब को भी दावत दे सकता है कि जितनी नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं कि जब लोगों के पास कुछ बचेगा ही नहीं, जब बिजली के बिल इस गर्मियों में 50-50 हज़ार आएंगे लोगों के, तो वो कैसे पे करेंगे? मतलब वो उनके पास क्या ऑप्शन होगी? जब एक बंदे की तनख्वाह ही 40,000 होगी और बिजली का बिल 50,000 होगा, वो कैसे पे करेगा? वो अपने आप को या आग लगाएगा या सिस्टम को आग लगाएगा। तो इसको मुझे नहीं समझ लगती कि इसको किस तरह इन्होंने एड्रेस करना है। आप देखिए हमारे साथ जो था हमसाया भारत, वो बेशक उधर भी बड़े मसले मसाइल हैं, सोशो इकनॉमिक स्ट्रक्चर में बड़ी ख़राबियाँ हैं, लेकिन जब मैं उनके प्रोग्राम्स देखता हूँ, उनकी TV शोज़ देखता हूँ, तो वहाँ पे वो स्टार्टअप प्रोग्राम्स वो बड़े इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि यार ये चीज़ कभी पाकिस्तान में आ रही थी, ये चीज़ आज से कुछ साल पहले, लेकिन वो अब गायब है। इंडिया के बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किन किन सोचें, किन किन इनोवेशंस की तरफ वो जा रहे हैं, और हमारे यहाँ पर बच्चे मतलब जुगाड़ लगाने के चक्कर में या टिकटॉक देख रहे हैं, वेले बैठे हैं। किस तरह ये होगा? 1% इकनॉमिक ग्रोथ में और 40% इन्फ्लेशन को जो भी आप 25% पे लाए हैं, 22% का आपका इंटरेस्ट रेट है, कैसे चलेगी यार ये इकॉनमी? मुझे नहीं समझ आती। और अभी आप IMF से मुज़ाकरात कर रहे हैं मज़ीद लोन लेने की, जिसमें मज़ीद हमें टीके लगाए जाएंगे। अल्लाह ही है इस मुल्क का, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। ये एक अपील है मेरी उन इदारों से और हुकूमत के इदारों से कि इस मुल्क का सोचें, नहीं तो आपके लिए भी कुछ नहीं बचेगा, राख का ढेर ही बचेगा। आपके रेवेन्यूज़, आपके मज़े जो अभी चल रहे हैं, जो आवाम के पैसों पे आप मज़े कर रहे हैं, वो भी ख़त्म हो जाएंगे सर। तो अपने मज़ों को तो ज़रा
उनको तो कायम रखना है ना। मुझे आवाम से ज़्यादा आपके मज़ों की फ़िक्र है, तो काइंडली ज़रा अपने मज़ों का ख्याल कीजिए और थोड़ा सा आवाम की हालत बेहतर कीजिए, थोड़ा सा लेवल प्लेइंग फील्ड, थोड़ा सा बिज़नेस आवाम को भी करने दें। कि ये जो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं हमारे बच्चे, क्या आपको शर्म नहीं आती जब आपके बच्चे ये बात करते हैं कि पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा? आपको शर्म नहीं आती कि आपको जो मनसब दिया गया था आपने उसको किस तरह पमाल किया, करप्शन करके और 2 नंबरियाँ करके और अपने बिजनेसेस और अपनी ज़मीनें बना के? आपको शर्म नहीं आती कि आप हमारे टैक्स पे पलते हुए आपने मुल्क को तबाह कर दिया? आपको शर्म नहीं आती कि आप जो पैसा खा रहे हैं वो आवाम का पैसा खा रहे हैं और आपको जो जिम्मेदारियां दी गई थी वो आपने नहीं पूरी की? आपको शर्म नहीं आ रही?